दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आने वाले आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जब मेंस की बात करते हैं तो यहाँ आपको याद रखना है कि इन टॉपिक को हम इस तरह से होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं कि आपके मेंस के पॉइंट भी कवर हो जाएं। जैसे आप पहले टॉपिक को देखिए, मिलेट कल्टीवेशन, इसको कैसे भारत में बूस्ट किया जा सकता है, इसके बारे में हमारा पहला आर्टिकल है। अब इसके ऊपर हम क्यों फोकस कर रहे हैं? बिकॉज 2023 है, ये आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बारे में हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी बहुत से आर्टिकल पब्लिश हो, तो इसको कवर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, यहां पर दूसरे आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक कोरल्स के बारे में। अभी तक आपने शायद हार्ड और सॉफ्ट कोरल के बारे में सुना होगा, बट ये पहली बार होगा जब आप एक नई स्पीशीज के बारे में सुनेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में हमें मिली है। अब यहाँ पर प्रेम से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। देन थर्ड आर्टिकल में हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर बात की गई है अल नीनो और ला नीना के बारे में। और अभी हाल के दिनों में जब क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है हमें, तो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसके वेदर पैटर्न के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां आपको यह समझना होगा कि ये तीनों ही आर्टिकल प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से हम कवर करने वाले हैं। अब मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं अभी, तो आपके पास 1 या 2 महीने का टाइम है, मतलब टिल जनवरी अगर मैं बात करूं, वेरी एंड ऑफ द जनवरी, ये लास्ट फेज होता है जब आप प्रीलिम्स से पहले मेंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ आप अपनी तैयारी का जायजा लेना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आप कितने मेंस के लिए तैयार हैं, तो इसके लिए हम एक 15 टेस्ट की आपके लिए सीरीज लेके आए, दैट इज मेगा विन प्रोग्राम, जो कि 2023 के स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ पर आपके पास इन सभी टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, कैसे आपको सिलेबस कवर करना है इसकी गाइडेंस दी गई है, और आप हर सब्जेक्ट के लिए क्या अप्रोच रख सकते हैं इसकी भी गाइडेंस दी गई है। तो इन टोटल ये आपका एक प्रोग्राम ऐसा है जो आपकी मेंस की तैयारी मेंस से पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे हाउ इंडिया कैन बूस्ट मिलेट कल्टीवेशन। बट सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये मिलेट है क्या। देखिए, ये कलेक्टिवली एक टर्म यूज की जाती है जहां पर हम बात करते हैं बहुत सारे स्मॉल सीड्स के बारे में। स्मॉल सीड्स मतलब छोटे छोटे जो आपके ग्रास टाइप एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मतलब ऐसी कोई घास सी देखने को मिलती है और इसमें से छोटे छोटे दाने निकलते हैं। शायद आपने बाजरा के बारे में सुना हो। ये जो बाजरा है ये भी आपका इसी पार्ट में आता है, मतलब ये जो क्रॉप है दैट इज स्मॉल सीडेड बट ग्रास टाइप देखने को लगता है। अब ये आपकी ग्रेन क्रॉप से बिल्कुल अलग है। ये आपको वैसे तो देखने को मिलता है सभी एरिया में, बट जो आपका ड्राई एरिया है टेम्परेट एरिया में, वहां पर आप इनकी कल्टीवेशन देख सकते हो। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल पार्ट में मेजरली आप इनकी कल्टीवेशन देख सकते हो। तो ये 3 एरिया हैं, यानी पोलार एरिया में इसकी कल्टीवेशन देखने को नहीं मिलती है। अब इसमें कॉमनली क्या क्या आते हैं इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो रागी आती है, ज्वार आता है, सामा आता है, बाजरा जो कि मैं आपको बता चुका हूं, तो ये सभी आते हैं। और इनके बारे में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्लांट थे जिन्हें हमने डोमेस्टिकेटेड किया था फॉर फूड। मतलब पहली बार जब हमने फूड क्रॉप की बात की है तो हमने इन्हीं को देखा है। अभी 131 कंट्रीज में ये ग्रो किए जा रहे हैं और लगभग 60 करोड़ लोगों का ये ट्रेडिशनल फूड है एशिया और अफ्रीका में। अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि ग्लोबल प्रोडक्शन का 20%, और अगर बात की जाए सिर्फ एशिया की तो 80% एशिया की प्रोडक्शन सिर्फ भारत में ही होती है। अब इसके बारे में आपको 1-2 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। पहली बात, अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है यूएन के द्वारा कि 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। मतलब रिसेंटली का मतलब ये है कि 2-3 साल पहले इसके बारे में बता दिया गया था, बट इसके लिए अप्रूवल किसने दिया ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपने फाओ के बारे में सुना होगा। फाओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इन दोनों ने मिलकर ये साल जो है 2023 ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के नाम पे घोषित किया था, और ये घोषणा की गई थी इन 2018। अभी हाल के सालों में अगर हम बात करें 40-50 सालों में
इनकी प्रोडक्शन लेवल में कुछ कमी देखने को मिली है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना चाहता है। अब इसके पीछे क्या कारण है कि इनके प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज हुए? पहली बात, किसानों और कंज्यूमर्स की, यानी कि जो उपभोक्ता है, दोनों की पहली पसंद नहीं है ये आपकी जो भी मिलेट क्रॉप्स हैं। कैसे? आप देखिए, आप अभी के टाइम की बात करें, कितने लोग बाजरे की रोटी खाते हैं? बहुत कम होंगे। साथ के साथ अगर हम फार्मर्स की बात करें, क्योंकि एमएसपीज आपकी गिनी चुनी क्रॉप्स के ऊपर ही मिलता है, और साथ के साथ ही एमएसपी में प्रोक्योरमेंट सिर्फ राइस और वीट की होती है, तो इस वजह से भी लोग इसको प्रेफर नहीं करते। खासकर किसानों की बात करूं जो छोटे फार्म्स को होल्ड करते हैं, तो यही कारण है जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन लेवल कम हुई। दूसरे कारण की अगर हम बात करें, इसकी रोटी बनाना काफ़ी मुश्किल है। जैसे आप गेहूं की बात करें, इसकी रोटी काफ़ी ईजिली बन जाती है, बट क्योंकि मिलेट्स की रोटियां बनानी काफ़ी मुश्किल रहती है। अगर आपने मक्की की रोटी खाई हो या आपने बाजरे की रोटी खाई हो, देखिए मक्की की रोटी, सरसों का साग पंजाब का हॉट फेवरेट फूड है। अगर आप में से कोई पंजाबी है तो इससे रिलेट कर सकता है, और कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन पंजाब से हैं। अगर आप हरियाणा राजस्थान बॉर्डर वाले एरिया से हैं या राजस्थान से हैं, तो आपको पता होगा बाजरे की रोटी का क्या स्वाद होता है। तो ये जो क्रॉप्स हैं, इनकी रोटियां बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, दैट्स वाई लोग इन्हें कम प्रेफर करते हैं। तीसरी चीज, अगर हम पीडीएस सिस्टम की बात करें, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहां पर मेन फोकस राइस, व्हीट और पल्सेस पे किया गया है। मतलब इनमें मिलेट्स को प्रमोट नहीं किया जाता है, जिसके कारण आप ये देखते हैं कि मिलेट्स बाकी क्रॉप से काफ़ी पिछड़ गई है। और अगर बात की जाए व्हीट और राइस की, तो इनकी यील्ड काफ़ी हाई है। अगर ज्वार और बाजरा से हम कंपेयर करते हैं तो उनसे 3 से 4 गुना ये ज़्यादा यील्ड देती हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी रिसर्च कंडक्ट होती है, R&D होती है, वो सभी फोकस करती है राइस एंड व्हीट पे। अब इन बची हुई क्रॉप्स पे, यानी मिलेट क्रॉप्स के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता है, जिसके कारण आप ये देखते हैं कि ये क्रॉप्स काफ़ी पिछड़ गई हैं। अब ये तो रीजंस हो गए, बट इसके बेनिफिट्स भी हैं कुछ। मतलब क्यों हम मिलेट क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, अगर व्हीट और राइस की बात करें, इनमें लिमिटेड आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्योंकि हम जब यील्ड हाई करते हैं तो कई बार हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अब यहां पर इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सुपीरियर होने के कारण इनमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, मिनरल्स और आयरन कंटेंट जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, और इसके कारण इंडिया जैसी कंट्रीज में माल नरिशमेंट हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए भी इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, अमीनो एसिड मीन्स प्रोटीन इनसे बनता है, अमीनो एसिड से, इस वजह से। इसके अलावा ये मिलेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम में भी रिच हैं, मतलब जो आपके फूड ग्रेन्स हैं उनसे बेटर है। तो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमें बच्चों में देखने को मिलती है, जैसे आपको पता होगा भारत में ऑलमोस्ट 50% लड़कियों में खून की कमी है, तो वो खून की कमी आप दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप ये भी देखते हैं कि महिलाओं में, खासकर जो 35 वर्ष ज़्यादा एज की हैं, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, उनमें कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। अब कैल्शियम की कमी को भी दूर करना है तो उसके लिए भी आप इसे प्रमोट कर सकते हैं। अब व्हीट और राइस की बात की जाए तो इनमें ग्लूटेन मिलता है। ग्लूटेन एक ऐसा सब्सटेंस है जो शुगर जैसी या डायबिटीज और मोटापा जैसी प्रॉब्लम करते हैं। अब अगर ग्लूटेन फ्री होगा आपकी कोई खाने की चीज, तो उससे ना तो मोटापा की प्रॉब्लम आएगी और साथ ही साथ डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वजह से भी इन्हें प्रमोट किया जा रहा है। मतलब ये ग्लूटेन फ्री होना भी आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल हम बैठ के काम करते हैं। अब आप सभी सुनते होंगे कि यार हमारे टाइम में तो हम 1-1 किलो रसगुल्ले खा लेते थे, 1-1 किलो लड्डू खा लेते थे, और अक्सर ये बात आप सुनते हैं अपने माँ बाप से। मैं लिटरली कह रहा हूँ कि मैं आजकल जैसे मिठाई खाता हूँ तो मेरे को ना बदहजमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम बैठे रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, चाहे मैं हूँ आप हो, हमें पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, तो काफ़ी समय लग जाता है उसमें। तो अब पिछले ज़माने से ये कैसे अलग है? क्योंकि पिछले ज़माने के लोग पैदल बहुत चलते थे, खेतों में काम करते थे, तो उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छे से वर्क करता था। तो यही प्रॉब्लम है कि ग्लूटेन फ्री क्रॉप्स को अगर हम प्रमोट करते हैं तो इंडिया में ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, प्लस लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी आपके चैलेंजेस हैं हम उनको भी दूर कर सकते हैं। अब ये एक सुपर क्रॉप भी है। क्यों? क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव है, रेजिलियंट है क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज का इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। तीसरी चीज, इनका जो ग्रोइंग सीजन है वो रिलेटिवली व्हीट और राइस से काफ़ी कम है, मतलब 50-60 दिन का फर्क है।
तो इससे हम मल्टीपल क्रॉप्स ले सकते हैं, तो जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है। और लास्ट में आपको ये याद रखना है कि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है, तो ये भी एक रीज़न है जिससे हम वाटर स्ट्रेस जैसे सिचुएशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे राइस को ग्रो करते हैं तो इसके लिए हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, बट अगर हम मिलेट्स वगैरह को ग्रो करेंगे तो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, और अगर वाटर की रिक्वायरमेंट कम रहेगी तो वाटर स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। लास्ट में इसको प्रमोट कैसे किया जा सकता है? अब गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, एमएसपीज डिक्लेयर कर सकती है, और इसमें गवर्नमेंट इनपुट सपोर्ट दे सकती है, जैसे आप सीड्स वगैरह का वितरण कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस कर सकती है, जहां पर आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे कि कैसे हम बेटर कनेक्टिविटी बना सकते हैं मार्केट और फार्म्स के बीच में। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जिन एरिया में ऑलरेडी हम कल्टीवेट कर रहे हैं बाजरा, रागी और मिलेट्स, उन एरिया में हमें रोकना होगा शिफ्ट राइस और वीट की तरफ। साथ के साथ हमें प्रमोट करना होगा इसकी कंजम्पशन को, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगी तो इससे बट ऑब्वियस है आप इसकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें बच्चों में माल नरिशमेंट को ख़त्म करना है तो इसमें हमें फोकस करना होगा स्कूल्स और आंगनवाड़ी में जो मिड डे मील स्कीम के टाइम फूड मिलता है उसमें हम लोकल मिलेट सोर्स को ऐड करें। इससे काफ़ी बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है लोकल पॉपुलेशन की माल नरिशमेंट को दूर करने में। नाउ आई होप आपका ये टॉपिक काफ़ी होलिस्टिकली कवर हो गया हो। अब इसके बारे में आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो कि कैसे इस मिलेट क्रॉप्स को हम प्रमोट कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल की, दैट इज साइंटिस्ट डिस्कवर 5 न्यू स्पीशीज ऑफ ब्लैक कोरल लिविंग थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो द ओशन सरफेस नियर ग्रेट बैरियर रीफ। अब इस आर्टिकल में बात की गई है ब्लैक कोरल की, बट इन टोटल हम सबसे पहले समझते हैं कोरल्स क्या है, और फिर ब्लैक कोरल के बारे में बात करेंगे तो हमें बेसिक क्लैरिटी आ सकती है। देखिए, कोरल्स और एल्गी आपस में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब जहां पर एक दूसरे से दोनों को बेनिफिट मिल रहा हो। अब ये जो कोरल्स हैं ये किसके साथ सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है जूजेंथलीन। अब ये जूजेंथलीन और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका कोरल है वो जूजेंथलीन को प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें उनको, वेयर एज जूजेंथलीन इसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देता है। जैसे फोटोसिंथेसिस करने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट इसे ये प्रोवाइड करता है। और जो कोरल पॉलिप्स है वो एक काम और करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के स्केल्टन से बने हुए हैं, तो ये हार्ड सरफेस या आप ये कह सकते हैं कि एक फाउंडेशन देते हैं इन जूजेंथलिन्स को। इन्हें कई बार रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस भी कहा जाता है। इसके बारे में यूपीएससी ने एक बार पूछा भी हुआ है, तो एक बार इस स्टेटमेंट को आप याद रखना। अब ये कोरल्स दो तरह के होते हैं। हार्ड कोरल आपको उन एरिया में देखने को मिलता है जहां पर शैलो वाटर होते हैं, मतलब ज़्यादा गहराई नहीं है पानी की। अब इनमें आप ये देखेंगे कि ये रीफ बनाने का काम करते हैं। दूसरे सॉफ्ट कोरल जो आपको डीप वाटर में देखने को मिलते हैं, अब ये डार्क कोल्ड वाटर में देखने को मिलते हैं और ये लिविंग होते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। देन यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट भी पता होने चाहिए। पहली बात, ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं बहुत सी लिविंग स्पीशीज को, तभी तो इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस कहा जाता है। अब रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? रेन फॉरेस्ट में पर यूनिट एरिया में आपको बहुत सी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और सेम डाइवर्सिटी आपको यहां भी देखने को मिलती है, तो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, ये सोर्स ऑफ इनकम भी है। इनकम क्यों? अब जहां पर आपको फिशेज वगैरह मिलेंगी वहां पर आप देखेंगे कि फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। तो इन एरिया में हैबिटेट है बहुत सारी स्पीशीज का, तो फिशेज ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो वहां से इनकम आती है। प्लस ये देखने में काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो स्कूबा डाइविंग वगैरह यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, तो टूरिज्म से भी पैसा आ सकता है। तीसरी चीज़, ये कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी खतरे से। खतरा इन द सेंस जैसे आप देखते हैं कोस्टल इरोजन, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ आप कई बार देखते हैं कि जो शॉक वेव्स वगैरह आते हैं, कई बार बहुत तेज़ी से जो वेव आती है, शॉक वेव तो मैं गलत बोल गया हूँ यहाँ पे, कई बार बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आती है, तो उससे भी कोस्टल एरिया को ये प्रोटेक्ट करते हैं। साथ के साथ ये प्रोवाइड करते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी। कई बार इनमें से कई ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कई बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकती है। तो
ये चीजें आपको याद रखनी है दैट दीज आर द बेनिफिट ऑफ कोरल्स, जो हम नॉर्मल कोरल्स की बात करते हैं। अब इसी में एक चीज और ऐड कर देता हूं कि क्या थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स में सबसे पहला तो आ गया आपका ओवरफिशिंग। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि इंसान बहुत लालची है, तो अपने लालच को पूरा करने के लिए हम सी के जो रिसोर्सेज हैं यानी ओशंस के जो रिसोर्सेज हैं इन्हें बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इनकी एक्सप्लॉइटेशन के कारण आप ये देखेंगे कि जो फिशिंग एरिया है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब आप ये देखेंगे जैसे यहाँ पर कोरल्स वगैरह मिल रहे थे, बट जो ट्रोलिंग नेट है जो बिल्कुल सरफेस के साथ से चलता है हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो पूरा का पूरा ये हैबिटेट ही हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है ओवरऑल कोरल्स पे भी। अब यहाँ आपको कुछ एक चीज़ें याद रखने की, जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, लोग घूमने फिरने जाते हैं जब, इन एक्टिविटीज़ को हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं, और उस समय भी बहुत सा पोल्यूशन जनरेट होता है, और ये पोल्यूशन की वजह से आप ये देखते हैं कि कोरल्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हाल फिलहाल में सभी गवर्नमेंट्स का बहुत सा फोकस रहा है कोस्टल डेवलपमेंट पे भी, और कोस्टल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से भी इन कोरल्स के ऊपर हानि पहुंचती है। जैसे कई बार हम करते हैं कि कोई कोस्टल एरिया में बिल्डिंग क्रिएट कर दी, अब ये जो बिल्डिंग क्रिएट की है इसका जो कूड़ा वगैरह है वो भी हम कई बार समुद्र के पास छोड़ देते हैं, और बाकी रहायशी इलाका जितना करीब कोस्टल एरिया के आता है तो यहाँ उसका इम्पैक्ट आपको कोरल्स के ऊपर देखने को मिलता ही मिलता है। देन अर्बन एरिया जो भी आपको कोस्टल एरिया के पास देखने को मिलता है, यहाँ से बहुत सा पोल्यूशन रिलीज होता है, प्लस पोल्यूशन आपकी एग्रीकल्चर फील्ड से भी आता है जो इनडायरेक्टली सी में पहुंचता है बाय वेरियस सोर्सेज। अब ये रिवर्स भी हो सकती है, और कई बार जैसे सीवेज ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर बच जाता है हम उसको भी डिस्चार्ज कर देते हैं इनमें, तो वो भी प्रॉब्लम है। लास्ट में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जानना है, दैट इज कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होता है और ये क्लाइमेट चेंज कैसे इसे इम्पेक्ट करता है। देखिए, कोरल ब्लीचिंग का मतलब है जो एल्गी है वो भाग गया है। मतलब अब जो आपके कोरल है, क्योंकि एल्गी इसको जूजेंथ्रिन इसको क्या कर रहा था, कलर प्रोवाइड कर रहा था अलग अलग, जैसे यहाँ पर ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, कोई भी कलर है। अब जब आपके कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलता है तो ये पूरा वाइट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कुछ एक चीज़ों की वजह से ट्रिगर होता है। अब क्या चीज़ें हैं ऐसी, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला तो आप देखेंगे कि अगर सी सरफेस टेम्परेचर आपका चेंज होता है ये नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। अब चाहे टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ, दोनों ही केसेस में ये जो इम्पैक्ट है ये नेगेटिव ही रहेगा। मतलब ये एक छोटे नैरो जोन में ही रह सकते हैं टेम्परेचर के अराउंड, आप ये लगा के चलिए 23 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर मैक्स टू मैक्स आप नीचे जाना चाहते हैं तो 20 डिग्री के नीचे ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यही कारण है जिसकी वजह से ये सिर्फ आपको ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलता है, बिकॉज टेम्परेट और फ्रिजिड जोन में आप ये देखते हैं कि टेम्परेचर इससे काफ़ी ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ओशन एसिडिफिकेशन है। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और बाकी भी आपके जैसे सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड की भी प्रोडक्शन हाई रह रही है, इसके कारण आप क्या देखते हैं कि बहुत सारा एसिड जनरेट हो रहा है ओशंस के आसपास। अब ऐसा क्यों? जैसे आप सल्फर को देखते हैं, इसके साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। अगर वाटर आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक एसिड बना देगा, और सेम यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बना देगा। तो इन टोटल ये एसिड कहाँ पर ड्रेन करके जाएगा? ओशन में, जिसकी वजह से ओशन की एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो रही है। और ये भी कारण है जिसके कारण आप कोरल ब्लीचिंग देखते हैं। अब कई इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ऐसे कई इनिशिएटिव लिए गए हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, जैसे कई बार आप देखते हैं कि कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो रही हो तो उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है। अब ये कारण ऐसे हैं, माइनर कारण है, मतलब ये हर जगह नहीं देखने को मिल सकते, ये सिलेक्टिव एरिया में देखने को मिल रहे हैं। दैट्स वाई इस वीडियो में मैं इसे कवर नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं डिटेल्ड हमारा जो प्रारंभ बैच है उसमें कवर करा हुआ है मैंने। तो अगर आप हमारे प्रारंभ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मैं किन बारों में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज जिनको इस टॉपिक को पढ़ना है तो वो मेरे हैंड रिटन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। आइए फर्दर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि एक रिमोट कंट्रोल सबमरीन को साइंटिस्ट ने भेजा और यहाँ पर इन्होंने 5 न्यू स्पीशीज की खोज की है कोरल्स की, और ये 2500 फीट के आसपास हमें देखने को मिली है। ये हमें देखने को मिली है ग्रेट बैरियर रीफ में और कोरल सी में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे लोकेटेड है, कुछ इस एरिया में। ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि हो सकता है यूपीएससी आपको
प्रीलिम्स में इसके बारे में पूछ ले, मतलब कोरल सी कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से ओशन में, तो आपको याद रखना है पैसिफिक ओशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्लैक कोरल। अब देखिए ये जो कोरल है आपको दोनों ही डेप्थ पे मिल सकता है, मतलब ज़्यादा डेप्थ में भी मिल सकता है और शैलो डेप्थ यानी ऊपर वाले इलाके में भी देखने को मिल सकता है, और ये डेप्थ वेरी कर सकती है आपकी 8,000 मीटर तक भी। अब इनमें से कुछ कोरल्स ऐसे भी हैं जो 4-4 हजार साल से जी रहे हैं, और ये फिल्टर फीडर्स या आप ये कह सकते हैं कि टाइनी जू प्लैंकटॉन्स को खाते हैं, और जो कि आपको डीप वाटर में इजीली मिल भी जाते हैं। अब ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं फिशेस को, इन्वर्टिब्रेट्स को, ताकि ये अपने प्रीडेटर से बच सके। अब कई बार ऐसा होता है ना कि एक बड़ी फिश छोटी फिश के पीछे भागती है, तो वहां पर ये काम आते हैं, इनके अंदर ये हाइड आउट बना लेते हैं अपने। अब यहाँ लास्ट चीज जो आपको जाननी है दैट इज कि इस रिसर्च में क्या कुछ कहा गया है। यहाँ पर पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि रोबोट का इस्तेमाल किया गया था इस डीप वाटर इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए, जहां से हमने लगभग 60 ब्लैक कोरल्स के स्पेसिमेंस को निकाला। ये जो स्पेसिमेन निकाले गए हैं ये सैंडी फ्लोर से निकाले गए हैं और कोरल वॉल से निकाले गए हैं, और इनमें हमें 5 नई स्पीशीज देखने को मिली है। मतलब इन टोटल 60 स्पीशीज में से 5 ही देखने को मिली है जो नई स्पीशीज हैं। ये जो कोरल्स हैं ये प्रेशराइज्ड टेम्परेचर कंट्रोल बॉक्स में स्टोर किए जाते हैं और फिर सरफेस पे लाए जाते हैं। अब जब ये बॉक्स आपका सरफेस पे आता है तो हम इनके डीएनए को सिक्वेंसट्रेट करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, हम इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन करते हैं, सो दैट हम इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। आइए अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी आर्टिकल के बारे में, दैट इज अल नीनो, ला नीना एंड चेंजिंग वेदर पैटर्न। अब इस आर्टिकल में बात की गई अल नीनो और ला नीना के बारे में, तो सबसे पहले हम डिटेल में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। अगर अल नीनो की बात करी जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर नॉर्मल जो आपका वाटर सिस्टम है वो रिवर्स हो चुका है। नॉर्मली क्या देखने को मिलता है आपको पैसिफिक ओशन में कि ये मान लीजिए आपका साउथ अमेरिका वाला कोस्ट है, इस कोस्ट पे कोल्ड करंट आता है जिसे हम पेरूवियन करंट भी बोलते हैं और हम्बोल्ट करंट के नाम से भी ये जाना जाता है। अब इस साइड अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये यहाँ पूरे एरिया में यहाँ पर वार्म करंट आता है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। अब यहाँ कुछ चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस किस कारण से आते हैं अभी तक इसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, तो कुछ परमानेंट हम नहीं कह सकते, कोई फिक्स चीज नहीं कह सकते हैं, बट ये अभी हम बात करेंगे कि यहाँ होता क्या क्या है और किस चीज का यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले तो ये आप ट्रेड विंड की डायरेक्शन देखिए, ये कहाँ से कहाँ चल रही है, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। बट जैसे ही अल नीनो आता है ये सभी चीजें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर एकदम से सी सरफेस टेम्परेचर में चेंज आता है इस पार्ट में, और ये पार्ट वार्म होने लगता है। अब जैसे ही ये पार्ट वार्म होने लगता है तो यहाँ पर ट्रेड विंड की डायरेक्शन चेंज होने लगती है, मतलब ये जो ट्रेड विंड है ये वीक होने लगती है, और वीक होते होते इस मुकाम पे पहुंच जाती है कि भैया आपकी ईस्टर्लीज जो है, मतलब ईस्टर्ली ट्रेड विंड को कहा जाता है, ये जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और इनकी जगह ले लेती हैं आपकी वेस्टर्लीज। अब ये जो वेस्टर्लीज हैं ये तो चेंज होती हैं, बट यहाँ पर आप देखते हैं कि पहले जो चीज चल रही थी दैट इज कि पानी जो है आपका कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा था कि सरफेस पे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर रहा था, और यहाँ पर बहुत सारा जब पानी ऑस्ट्रेलिया से टकरा के इकट्ठा होगा तो वो नीचे की तरफ सिंक करता था। तो यहाँ पर आपको एक ज्योग्राफी का फिनोमेना देखने को मिलता है दैट इज डाउन वेलिंग। अब डाउन वेलिंग से हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में आप इसके कारण रेनफॉल देखेंगे। अब यहाँ पे जो नीचे का करंट है वो मूव करता है साउथ अमेरिका की तरफ, जब ये प्लेट से टकराता है इसके बाद ऊपर की तरफ राइज करता है और इसे कह देते हैं हम अपवेलिंग। अभी जो अपवेलिंग वाला पार्ट है इसके साथ जो न्यूट्रिएंट जमीन पे यहाँ पर नीचे ओशन फ्लोर पे देखने को मिल रहे थे वो ऊपर की तरफ राइज करेंगे, जिसकी वजह से प्लैंकटन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। जब प्लैंकटन बढ़ते हैं आपके, इससे फिशेस की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है, जिसके कारण इन एरिया में फिशिंग को प्रेफर किया जाता है। अब जब अल नीनो आता है तो होता क्या है कि आप यहाँ पर चेंजेस देख रहे हैं। पहले यहाँ पर क्या आ रहा था, कोल्ड करंट, बट अब यहाँ पर डायरेक्शन सब कुछ चेंज हो जाता है। ट्रेड विंड आपकी वीक हो चुकी है, वेस्टर्लीज फ्लो कर रही है, तो पानी अब सरफेस पे ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट होके टुवर्ड्स साउथ अमेरिका जाने लगा। अब यहाँ पर डाउन वेलिंग होगी तो इस एरिया में बारिश आएगी। अब इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्लो सरफेस करंट है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा और यहाँ पर आपको अप वेलिंग देखने को मिलेगी। यानी इस समय ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट आएगा और रेनफॉल कहाँ पर होगी, आपकी साउथ अमेरिका में।
अब यहाँ पर जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाती है और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें अपने मॉनसून पे भी देखने को मिलता है, जहां पर इंडिया जैसी कंट्रीज में भी इसके कारण ड्रॉट देखने को मिल सकता है। वैसे नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है आपका यूएसए एंड कनाडा, वहां पर आपको ड्राई एरिया देखने को मिलते हैं, काफ़ी विंटर जो है वो वार्म हो जाती है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्लस यूएसए और गल्फ स्ट्रीम वाले इस पार्ट में यहाँ पर आपको फ्लडिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में अलीनो की वजह से ड्रॉट आता है और बाद में आप इंडिया में भी इसके कारण ड्रॉट देखते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो अलीनो के बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे इन दोनों डायग्राम में मैंने आपको दोनों सिचुएशन के बारे में बता रखा है, जैसे कैसे यहाँ पर कोल्ड करंट था तो पानी किस तरफ मूव कर रहा था वार्म, और बाद में किस तरफ मूव कर रहा था, और इन दोनों की वजह से होने वाले इम्पैक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्लैंक्टॉन्स रिड्यूस हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स रिड्यूस होंगे, तो मल्टीपल आपके इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होंगे और इसकी वजह से कई बार कोरल ब्लीचिंग भी देखने को हमें मिल जाती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि मॉनसून के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ऑल ओवर वर्ल्ड पड़ रहा है कि सिर्फ इसी एरिया में पड़ रहा है। देखिए, इस एरिया इंडिया की बात करें तो गर्मी बढ़ जाएगी, इस एरिया में ड्राइनेस देखने को मिलेगी। ये भी एरिया जापान चाइना वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी आपको गर्मी देखने को मिलेगी, यूएसए में भी गर्मी बढ़ जाएगी और साथ के साथ यहाँ पर अफ्रीका वाले इस पार्ट में भी गर्मी बढ़ेगी, यहाँ पर आपको बारिश ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इन जनरल ये पूरा इम्पैक्ट है मॉनसून के ऊपर इसका। अब हम जान लेते हैं ला नीना क्या है। ये कंप्लीटली अपोजिट है अल नीनो का। अल नीनो में हम क्या देख रहे थे कि बारिश कम हो रही थी, बट यहाँ पर ट्रेड विंड पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो और ज़्यादा बारिश लेके आएगी एशिया और बाकी कंट्रीज में। यहाँ पर आपका सी सरफेस टेम्परेचर पहले के मुकाबले और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जिससे अपवेलिंग और ज़्यादा इंक्रीज होगी और साउथ अमेरिका जैसी कंट्रीज में फिशिंग को और अच्छे से प्रमोट करेगा। साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और यूएसए वाले पार्ट में भी क्लाइमेट में टोटल रिवर्सल देखने को मिलेगा पिछली सिचुएशन से, जहां इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में आपको ड्रॉट देखने को मिल रहा था, तो अब वो सिचुएशन कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टडीज की फाइंडिंग की। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में बाय 2030, और यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये आने वाले 6 सालों में हमें देखने को मिल सकता है। सेंट्रल पैसिफिक एरिया की बात करें या इक्वेटोरियल पैसिफिक एरिया की बात करें तो इन्हें सेग्रीगेट नहीं किया गया। यहाँ पर परेशानी ये होगी कि जो चीज़ हम सोच रहे थे कि 40 सालों में होगी वो उससे भी बहुत पहले हो जाएगी। लास्ट में इंडिया की बात की जाए तो यहाँ आपको याद रखना है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो रेनफॉल है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लडिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और बाकी कुछ एरिया में जहाँ पर आप रेन शेडो पार्ट देखते हैं तो वहाँ पर बारिश और ज़्यादा वीक हो जाएगी, गर्मी और ज़्यादा पड़ेगी, तो इससे ड्रॉट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कुछ पार्ट में इंडिया के। तो इन टोटल ये आपके 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो हमने आज की इस वीडियो में कवर करने थे। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप मेरे हैंड रिटन नोट्स पसंद करते हैं कि पीपीटीज, दोनों में से आप जैसा कहेंगे मैं अगले लेक्चर से उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।